करोगे? नहीं मैम, 1 महीने के बाद है। अरे तो भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, देन विल रीच योर प्रॉपर मार्क्स ना। यस मैम। तो बेटा, और बेटा जी अभी हम आज काइनेटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन बचेगा। लास्ट क्लास में हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। टुडे जीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वी हैव डन। टुडे वी विल ट्राई टू वाइंड अप द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. After doing the second order kinetics, we'll do the expression for the nth order kinetics that will cover up the whole. Okay, second order kinetics कर लेते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second order kinetics. तो बच्चा जी, फॉर द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स लेट अस डिस्कस, लेट अस से कि कंडीशन अपने पास वही है कि ए चेंजेस टू द प्रोडक्ट. ठीक है, अब अगर ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, इफ इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो बच्चा उसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? The rate expression of that would be so that is minus of dA by dt. Beta, this is the expression of rate and this is directly proportional to concentration of A का square. Concentration of A का square क्या show करता है कि this is a second order. Okay, क्योंकि इसकी power 2 है. तो बेटा minus of dA by dt is equal to proportionality को हटा के हम यहाँ पे K2 लगाएंगे. K2 क्या होगा बच्चा, बोलो? Rate of constant. Rate constant. Second order kinetics. और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए शाबाश. रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. चलो जी, बढ़िया हो गया तुम्हारा तो. तो इस एक्सप्रेशन में ए का स्क्वायर हो गया. तो बच्चा जी इस वाली इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ. डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द सेकेंड ऑर्डर. फॉर द सेकेंड ऑर्डर. यहाँ तक इस पेज में किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, हैरानी, परेशानी? नो मैम. कोई हैरानी परेशानी नहीं है? सबके लिए ऑल क्लियर? No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. नंबर दे दो बेटा, कोई इसको 1 नंबर दे देते हैं. तो माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल टू K2 इंटू ए स्क्वायर. मैंने उसी इक्वेशन को लिखा है. इसके बाद वेरिएबल सेपरेट होंगे और जब वेरिएबल सेपरेट होंगे तो -1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा. dA इज इक्वल टू K2 इंटू dt. इस तरीके से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे. वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखो क्या आएगा. ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर dA माइनस यहाँ पे A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे फाइनल A ओवर साइड K2 इंटू dt. ओके, दिस इज एक्सप्रेशन. हाँ जी, कौन बच्चा मुझे बताएगा लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन क्या होती है? सॉल्यूशन कौन बताएगा? चलो, फिजिक्स में भी करते हो तो. वन बाय एक्स स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन होती है भाई? Ma'am, log x. बेटे log x 1 बाय एक्स की होती है, 1 बाय एक्स स्क्वायर की नहीं. अगर 1 बाय एक्स की पावर कुछ इतने की तो 1 बाय एक्स होती है, जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर में यूज किया था. ये तो log x होती है. ये तो सही है, पर मैंने इसकी पूछी है. और इसकी इंटीग्रेशन करनी होना अमीशा ने बताया. ये
मैम x raised to power n minus 1 upon n minus 1. पहले तो बच्चा इसको -n लिखेगी, ठीक है, dx। Yes मैम. फॉर्मूला होता है ना, पावर में 1 ऐड कर दो और पावर में 1 ऐड कर दो, या इसको Yes, लिखने का ma'am. ढंग होगा x की पावर 1 - n अपॉन 1 - n प्लस c। लिमिट नहीं लगाई है तो प्लस c लगा दी है, तो आप एडजस्ट कर देना। अब इसकी भी करूं वैसे ही इंटीग्रेशन, देखो Yes क्या मैम. हो जाएगा, a की पावर -2 dA, a नॉट और a, एंड दिस इज इक्वल टू k2 0 to t और dt। क्या कहते हो, मानते हो इस बात को? ठीक है, अब इसकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। माइनस -2 + 1 -2 + 1, समझ रहे हो ना बच्चा? -2 + 1 -2 + 1, एंड दिस इज इक्वल टू k2 इंटू टी। पावर तो इसकी 0 t है तो t ही रह जाएगा, ये k2 Yes इंटू टी ma'am. रह जाएगा। अब ये बन जाएगा माइनस ऑफ, इसमें अभी पावर लगानी है, a0 to a, यहाँ पे रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ a, और पावर -1 नीचे -1, और यहाँ पे हो जाएगा a0 to a। मैंने ना बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा है इसको, इज इक्वल टू k2 इंटू टी। बच्चा जी माइनस माइनस कट जाएगा, मानते हो ना? और ये बन जाएगा 1 बाई, Yes ma'am. मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स करके लिखे हैं, वैसे तो एक स्टेप में भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। 1 बाई ए पर एक स्टेप में करेंगे जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो 1 बाई अपर लिमिट a माइनस 1 बाई अपर लिमिट a0 इज इक्वल टू k2 इंटू टी। तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया आपका एक्सप्रेशन नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। नो आफ्टर दिस, अब आपको मैंने फॉर्मेट बताया था, मैं फिर भी दोबारा लिख देना चाहिए था मुझे, है ना? आज कम बच्चे हैं, क्या हुआ? तो इसका फॉर्मेट भी लिख दो। टाइम t 0 पे ये a0 होगा और ये 0 होगा, और ये टाइम t पे a0 माइनस a रह जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ, या आप इसको ऐसे लिखते थे ना, a लिखते थे यहाँ पे, वो तो कुछ भी सकता है, पर जो पहले दिन यूज किया वही करेंगे। यहाँ पे a लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे a0 माइनस, ठीक है। या अदर वे ऑफ राइटिंग इज a0 a माइनस x एंड x। तो इस वाले फॉर्मेट में आंसर निकाल देते हैं, उस वाले से तो आ गया। तो 1 अपॉन a की जगह पे a माइनस x, और इसकी जगह पे a, तो दिस इज इक्वल टू k2 इंटू टी। तो यू कैन टेक अ एलसीएम, a इंटू a माइनस x, तो a माइनस x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू k2 इंटू टी। तो x अपॉन a इंटू a माइनस x इज इक्वल टू k2 इंटू टी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये दोनों a के इसके ही पार्ट है, दिस इज अ 2a एंड दिस इज 2b, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा उसका आंसर इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। तो हर कोई बच्चा ना इसको अपनी कॉपी पे नोट करे, क्योंकि जब मैं आगे करवाने के लिए दूंगी तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। डू इट Yes क्विकली। ma'am.
डन जी। ओके, अब बच्चा आएगा हाफ लाइफ पीरियड। चलो इसकी डेफिनेशन पूछते हैं किसी नए वाले स्टूडेंट से, ताकि पता लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। There is a one name on my screen, Kritiki Thakur. Kritiki, unmute yourself and tell me beta what is the half life period. अगर कोई रिएक्शन 10 सेकंड के लिए होता है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? 5 सेकंड। ये है कृतिकी का आंसर। ओके, यशपाल, यशपाल बच्चा अनम्यूट योरसेल्फ एंड द सेम क्वेश्चन इज फॉर यू टू। यशपाल, अनम्यूट एंड से द आंसर बच्चा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, नहीं आता आता है, गलत सही वो मैटर नहीं करता, क्लास में पार्टिसिपेशन मैटर करता है। शाइनी सैल, if I am Yes, ma'am. pronouncing the name correctly, beta what's मैम your शाइनी। शाइनी सैल। यस मैम। शाइनी बच्चा, सेम क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? And the time during which initial concentration reduced to half of its initial value. अच्छा बच्चा, आप 10 सेकेंड वाले रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड बताना। अगर किसी रिएक्शन का कंप्लीट टाइम 10 सेकेंड है, पूरा लाइफ टाइम, तो उसमें कितना हाफ का लाइफ होगा? वेरी गुड शाइनी, आपकी डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है, पर जो डेफिनेशन बोली है उसी के बेस पे ही तो इसका आंसर आना था। आर्यन चौधरी, यू गिव द आंसर। ओके, आकाश आया है आज? कशिश ने हैंड रेज किया। यस कशिश। मैम 5। किसी बच्चे का 5 से डिफरेंट कोई आंसर है या उसे कोई कमेंट करना है, बोलना है? यस मैम। क्या नाम मैम है? इसका आंसर तो नाम बताओ। मैम अमीशा शर्मा। हाँ अमीशा। मैम इसका आंसर तो 5 होगा, लेकिन मैम ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि हमारे, जस्ट मैम आपने एग्जांपल दिया था कि जस्ट कि कोई वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू बच्चा। आप नए स्टूडेंट हो? यस मैम। अच्छा, अनम्यूट करो जरा सब बच्चे। देखो कितना डरते हैं ना तुम, तो मैं हैरान हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी डर लग रहा है तुम्हें। अच्छा, नहीं लग रहा ना? तो एक लड़की थी हमारे पास शाइनी और एक अमीशा, ये नए स्टूडेंट है हमारे, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी द to listen the answers of these two students. Everybody clap for these two. Good. शाबाश बेटा। ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। 10 सेकेंड वाले रिएक्शन का 5 सेकेंड आंसर हुआ अगर हाफ लाइफ पीरियड, हो भी सकता है नहीं भी, तो वो काइनेटिक्स का क्या मतलब हुआ, मतलब कितनी स्पीड से चल रहा है उसका क्या मतलब हुआ, है ना? तो आपको डायरेक्टली हाफ नहीं कर देना है। उस लड़की को वो एग्जांपल भी याद थी, बस उसने बोली नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स की, उसे पता था कि मैम ने 2 पर्संस की एग्जांपल दी थी, हेल्दी और नॉट हेल्दी वाली, तो इसलिए ये चीजें मुझे भी पता लगता है देख के कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तो इसलिए एवरीबडी पार्टिसिपेट इन अ क्लास। पहले अगर तुम्हारी क्लास की परफॉर्मेंस में लगाऊं तो 20% थी, अभी आपकी क्लास की परफॉर्मेंस 60 to 70% के बीच में है। आई जस्ट वांट कि मेरा कोई स्टूडेंट क्लास में से अपने अपने स्कूल में भी टॉप करे, बोर्ड्स में। अभी किया है ना काव्या ने, स्टेट रैंक उसका 3 आया, देख लो, मैंने ही पढ़ाया उसे, मतलब आपका सीनियर जो है, जो इस बार मेंस दिख रहा है। तो आई जस्ट वांट स्कूल में तो करना ही करना है, और जेई में भी अच्छा कॉलेज लेना है, अच्छे खासे मार्क्स लेके परफॉर्म करना है। करोगे कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अरे अपने लिए अच्छा सोचोगे तो करोगे ना, सोचना तो शुरू करो पहले। वेरी गुड फॉर दी स्टूडेंट्स, शाबाश। अगर ए प्रोडक्ट में चेंज होता और हाफ लाइफ पीरियड निकालना था तो टाइम टी 0 है, यहाँ पे ए था, ये 0 होगा। टाइम टी इज इक्वल टू, जब टी हाफ हो गया, हाफ लाइफ पीरियड हो गया, तो ये a माइनस एक्स और a था जो, वो कितना बन जाएगा बेटे?
हाफ रह जाएगा ना, तो यहाँ पे भी हाफ रह गया और यहाँ पे भी हाफ रह गया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को उठाओ जो तुमने अपनी कॉपी पे लिखा है, एक्स अपम, या इसी को भी उठा सकते हो, जो आपको दिल करता है उठा लेना। K2 is equal to 1 by T 1 upon A minus 1 upon A naught। तो 1 by T, 1 by A की वैल्यू कितनी है, A by 2 माइनस 1 by A की वैल्यू कितनी है, A। तो 1, अच्छा T तो T हाफ है, तो T हाफ इधर आ जाएगा, 1 by K2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 2 by A minus 1 by A। तो दिस इज 1 by K2 into 1 by A। तो 1 by A into K2 is equal to T हाफ। चलो, अगर T हाफ समझ में आ गया तो क्वार्टर निकाल लो, क्वार्टर लाइफ टाइम, और उसके बाद निकालो कंप्लीशन टाइम। जल्दी जल्दी से कॉपी पे निकालो। जल्दी से करके बताओ। डन बेटा, जल्दी करो भाई। इतना टाइम नहीं होता है क्लास में, जल्दी करो। किस स्टूडेंट का आंसर आ गया क्वार्टर लाइफ टाइम का? नोबडी, रियली सैड। टाइम टी 0 था तो ये ए 0 होगा। टाइम टी अगर क्वार्टर लाइफ टाइम हो गया तो ये ए बाय 4 रह गया, और ये a माइनस ए बाय 4 3a/4 हो गया। दीपिका, लेट मी चेक इट। तो यू कैन से बेटा दिस इज a minus x, this is x, and you can substitute this value, yeah, this is a and this is a minus a naught। तो K2 कितना आ जाएगा, 1 by T क्वार्टर लाइफ टाइम, यहाँ पे 4 by A आ जाएगा माइनस 1 by A आ जाएगा। तो सिंपल सा तो आंसर था 3 by A into K2, अगर आपको क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है। नाउ लेट मी चेक फ्रॉम दैट। चैट बॉक्स में आंसर था, बिल्कुल सही है दीपिका का। तो यानी कि जो आपका टी क्वार्टर लाइफ टाइम है, दिस इज 3/A into K2, और जो आपका हाफ लाइफ टाइम था वो 1/A into K2 था, तो दैट इज 3 times T हाफ। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो क्वार्टर लाइफ वी हैव डन, हाफ लाइफ वी हैव डन, एंड द your simple expression we have done. Now next is the completion time. Now what is the completion time? Regarding the completion time, complete कब हो जाता है? तो A to the product if it is having
Time t is equal to 0. This is A 0 and this is 0 and A. And t quarter lifetime is equal to, मैम 1/k0 a. ठीक है, 1/k2 not quarter, sorry, this is completion. This is a completion 100%. 1/k2 and 1/a0, a minus 1/a0. ठीक है, तो this is 1/k2, 1/a is 0, minus 1/a0 is a. 1/0 is infinity, infinity multiplied by anything divided by anything is an infinity. तो आप देखोगे एक आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को छोड़ के कोई भी काइनेटिक्स डू नॉट गो टू कंप्लीशन है, कोई भी काइनेटिक्स कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज फॉर द योर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन चेक इट आउट। Regarding the graphical representation, first type of the representation that you people can take is a किसमें करते थे हम, रेट और कंसंट्रेशन में, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो बेटा ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो क्या आ जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर and rate is equal to k into concentration of A square. तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, there will be the rate over to the one side and there will be the concentration square over to the other side. And when there is a square, then there is a straight line, and then that is a concentration only, that will not give the straight line. Okay? Yes. Yes, ma'am. ठीक है बेटे। अच्छा, can anybody draw the graph between the 1 by concentration of A and the time? For the 1 by concentration and the time graph. Okay, who can tell me the expression for the integrated rate law? 1 by A minus 1 by A naught is equal to K2 into T. This is the equation. So 1 by A is equal to K2 into T plus 1 by A naught. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कंसंट्रेशन इनिशियल वाली कांस्टेंट फैक्टर होता है। तो दिस इज Y, this is M into X plus this is C. Okay, तो Y एक्सिस की तरफ क्या आएगा, Y एक्सिस की तरफ क्या आएगा, 1 by concentration of A, और X एक्सिस की तरफ क्या आएगा, T, and that is a straight line. This is a straight line. अब बच्चा इसमें M क्या हो गया, तुम्हारा स्लोप हो गया, और स्लोप की वैल्यू कितनी है, K2। कई बार वो आपसे ऐसे भी प्ले कर जाता है एग्जामिनर आपके माइंड से कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ग्राफ की स्लोप इतनी है, रेट कांस्टेंट निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट ही स्लोप होता है, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट हो गया, वो इंटरसेप्ट हो गया 1 by A naught, ठीक है बेटा जी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज अ स्लोप एंड दिस इज अ इंटरसेप्ट। So with this second order kinetics is complete. Now let's go for the synoptic notes quickly. आप लोग अपनी कॉपी में जाके सिनॉप्टिक नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सिनॉप्टिक नोट्स। सबसे पहले सिनॉप्टिक नोट्स में हम फॉर्मेट लेते हैं, A change to the product, this is A naught। मैम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आदित्य भूरिया? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये होता है, आदित्य आपने लास्ट क्लास लगाई थी? यस मैम। लास्ट क्लास में भी तो आपको बताया था ना बेटे। मान लो ये मेरे पास रिएक्टेंट है और मेरे पास कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट आता है। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेट के बीच में कैलकुलेशन किया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1, रेट इज 1,
कंसंट्रेशन ए मैंने डबल कर दी, रेट 4 गुना हो गया। कंसंट्रेशन मैंने 3 टाइम्स कर दी, रेट 9 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन 4 टाइम्स की तो रेट उसका 16 टाइम्स हो गया। तो इसका जो मतलब है कि रेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ये मतलब है सेकंड ऑर्डर का। ठीक है बेटे, मतलब वॉट एवर द टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन यू आर डूइंग, द रेट इज बिकमिंग द स्क्वायर ऑफ दैट। ठीक है आदित्य? Yes, ma'am. So this is a format. And this is 0. And this is A. This is A naught minus A. This is a one type of the format. Other type of the format is A0, A minus X and X. The second is differential rate law. Okay. Differential rate law. What is differential rate law? Minus of dA by dt is equal to K2 into T. And the third is your integrated rate law. Oh, K2 into T नहीं है, ये आएगा concentration of A का स्केयर। जो किया है बस उसी को लिख रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा स्पीड से लिख दिया है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बेटा आपने दो इक्वेशन बनाई हैं। एक तो आपने बनाई है a माइनस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू K2 इंटू टी। दिस इज अ वन फॉर्मेट। K2 इंटू टी को थोड़ा सा राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। K2 into T, and the other way of writing it is 1 by A minus 1 by A naught multiplied by 1 by K2 is equal to T. Okay, and the fourth one is, let me choose a different color. The fourth one is T half is equal to 1 upon A naught into K2. Then is a T quarter lifetime, that is a 3 times the T half. And the sixth one is a T 100%. T 100% is a infinity. And the seventh one is a unit. K2 is equal to mole per liter power 1 minus 2 per second. That comes out to be mole and the liter and the per second. And if you calculate it, that comes, बस वही आ गया मतलब इसका रिवर्स, और बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे ग्राफ इसमें ऐड कर लेना। तो दीज आर द सिनॉप्टिक नोड्स।
Now what you people can do, you can drive the expression for the nth order. अभी वैसे मैम तो प्रीवियस स्लाइड शो करना। ठीक है, nth ऑर्डर कभी पेपर में सेकंड से ऊपर आता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन दे दूंगी, जिस जनरल एक्सप्रेशन में आप कुछ भी कर Yes, सकते ma'am. हो, मतलब आप कोई भी n की वैल्यू पुट करके उसका रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। यस मैम, मैम ओके हो गया। जी, आगे चलें भाई, चलो फिर nth ऑर्डर अगर a प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इन द जर्नल इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n आएगा, एंड रेट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ dA by dt, and this is equal to K2 into concentration of A power n. Then you have to separate the variable, but before separating the variable, this particular is called as a differential rate law. This is called as a differential rate law. Then you have to separate the variable. So this is a variable separable. So 1 by concentration of A raised to power n minus of dA is equal to K2 into dt. ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 by concentration of A power n dA is equal to K2 into dt, and this is 0 to t. This is the initial concentration A naught, and this is A. Okay, and after that what you people can do, let me take the upper portion also. So this is minus 1 concentration of A power minus of n dA, and this is equal to K2 into t. And how to solve out this integration? This integration can be solved just like concentration of A minus n plus 1 upon minus n plus 1. Okay, G. So this is equal to K2 into t. Now you can adjust the minus in this equation. ये माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वन माइनस एन था ना, n minus 1 आ जाएगा, और n minus excuse me, n minus 1 is a constant and you can take it as a constant factor. अब आपके पास बच गया a की पावर 1 माइनस एन, और बचा 1 माइनस एन को भी तुम n माइनस 1 करोगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे पुट क्या करनी है, कंसंट्रेशन a नॉट और a, ठीक है जी। अच्छा ये तो इसी का पार्ट है, आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि डेरिवेशन तो वैसे वहां पे करनी नहीं है, तो मैं लास्ट रिजल्ट सिनॉप्टिक नोट से याद रखने हैं। n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a, और इसमें पुट करने वाली वैल्यूज रहेंगी a नॉट एंड a. दिस इज इक्वल टू K2 into t. 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a, this is a naught and a, and this is equal to K2 into t. Then you have to substitute the upper limit minus lower limit. 1 by concentration of A minus 1 by concentration of A naught, this is equal to K2 into t. तो ये है बच्चा एक्सप्रेशन। आपको नहीं लग रहा जैसा हमने आप कैलकुलेट किया बिल्कुल उससे मिलता जुलता है? आप Yes, देखो ma'am. बेटा, हाँ गुड। अब इसमें ना आप n की वैल्यू 1 मत भरना, बस 1 छोड़ के कुछ भी भर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 में लॉग वाले आंसर आते हैं ना, बस 1 को छोड़ के आप कुछ भी भर लो, आप सिर्फ एक इक्वेशन लर्न कर लो, सबके इंटीग्रेटेड आ जाएंगे। चलो मैं आपको, मैंने 2 क्यों लिख दिया, इसको पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, 2 n लिखना था ना। चलो नो प्रॉब्लम, हमारे पास इरेजर है, वो सेकंड ऑर्डर किया ना, वो हाथ पे वही चल गया। ये n है बच्चा। n हो गया ना, चलो भाई यहाँ पे भी कर दो। तो दिस इज kn एंड दिस इज kn। तो अब देखो n की जगह पे 2 भर के दिखाती हूँ आपको, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी पावर होगी, वो भी छुट्टी है ना, पावर कितनी थी इसकी, n माइनस 1 हो जाएगी। फिर
एक से दूसरे पेज में जाऊँ ना, बहुत चीजें स्किप कर जाती हैं। तो दिस इज n-1 एंड दिस इज n-1। चलो n की जगह पे अब 2 रखा तो ये क्या आ गया, 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, 2 - 1, 1 अपॉन A0, 2 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू K2 into T। अब देखो बेटे ये वही एक्सप्रेशन है ना जो आपने अभी कैलकुलेट किया था, 1 by A minus 1 by A0 is equal to K2 into T। Yes or no? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. Yes, देखो ma'am. Yes. ओके ओके, अभी n की जगह 3 पुट करके देखो क्या आएगा। अब मैं सीधा कर रही हूँ, 1 by 3 minus 1 2 हो गया, तो 1 by कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर माइनस 1 by कंसंट्रेशन ऑफ A0 का स्क्वायर इज इक्वल टू K3 into T। मतलब 0 पुट करके देख लो, 0 पुट करोगे तो 0 - 1 कितना आ जाएगा बताओ मुझे, -1। -1. Minus हाँ तो वहां पे 1 by A की वैल्यू 0 - 1, यहाँ पे भी -1 आ जाएगी, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो माइनस का तो सीधा सा फंडा हो गया ना, K0 into T आ गया। A की पावर -1 है तो A ऊपर चला जाएगा, और माइनस ऑफ A0 भी ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू K0 into T। और यहाँ पे माइनस है तो इक्वेशन वही बन जाएगी, A0 - A इज इक्वल टू K0 into T। यही निकाला था हमने जीरो ऑर्डर का। तो आपकी हर कोई इक्वेशन अपने आप सेटल, यहीं से तो आप लगाते थे A - x इज इक्वल टू K0 into T। यहाँ से तो आता था x इज इक्वल टू K0 into T। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने वेरीफाई कर दिया जो आपने आंसर्स कैलकुलेट किए हैं। You people can move forward with this equation for any of the value of the n, but you need to remember that it is not applicable for n is equal to 1। 1. 1 को छोड़ के 1. कुछ भी भर लेना। अब एक और आपको बता देती हूँ कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है nth ऑर्डर का। ठीक है, अगर हाफ लाइफ पीरियड nth ऑर्डर का निकालना है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, देखो आपका इक्वेशन क्या थी, k के साथ चला जाएगा ना उधर, 1 बाय kn इंटू n-1, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय a बाय 2 की पावर n-1 माइनस 1 बाय a की पावर n-1। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन n-1 इंटू के एन। हाफ लाइफ भी किसी का भी निकाल सकते हो इससे, तो ये हो जाएगा 2 बाय a की पावर, या अलग अलग भी कर सकते हो, इकट्ठा भी लिख सकते हो, 1 अपॉन a की पावर n-1। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो दिस इज n-1 इंटू के एन, and you need to take a LCM of a की power n-1, so this is 2 raised to power n-1 minus 1, so this is t half n। okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसके साथ ही क्वार्टर लाइफ टाइम कर देती हूँ। क्वार्टर लाइफ टाइम फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन इज अगेन द सेम, दिस इज n-1 kn, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द 2 यहाँ पे 4 रेज टू पावर n-1 minus 1 अपॉन a की पावर n-1, ये आ जाएगा। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है ना, इसमें भी आप n की वैल्यू 1 मत रखो, बाकी किसी के भी लिए आप हाफ लाइफ वगैरह वगैरह सब निकाल सकते हो। अगर रिलेशनशिप निकालना है तो इट इज क्वाइट इजी, एवरीथिंग विल कट इट डाउन, तो ये बाई ये हो जाएगा। करके दिखाऊंगे, कर लोगे? अगर आपको टी क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है और टी हाफ लाइफ टाइम निकालना है और इनका एक्सप्रेशन का रेशो कैलकुलेट करना है, आप देखो ना ये एन, ये वाला ऊपर होगा वो नीचे, ये तो कट जाएगा, बस सिर्फ इतना आंसर आएगा, 4 रेज टू पावर n-1 minus 1, 2 रेज टू पावर n-1 minus 1। तो दिस इज अ जर्नल आंसर जिससे आप आराम से जा सकते हो इससे। बताओ मुश्किल है क्या? मैम No, ma'am. No, ma'am. चलो बहुत अच्छी बात है फिर, अगर आपको आसान लगा तो चलो भागें फिर आगे। अब देखो ये ना मैं आपको हाफ लाइफ पीरियड के बारे में कुछ बता रही हूँ, कई बार क्वेश्चन आपको इसी से ही डायरेक्ट लग जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड आपने एक बार चेक, एक बार पीछे वाली स्लाइड शो करना। यस मैम, हो गया। ओके बच्चा, हाफ लाइफ पीरियड के एक्सप्रेशन में ना देखो, जो आपका हाफ लाइफ पीरियड है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अगर 1 माइनस एन हम लिख दें, ठीक है, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो एन की वैल्यू 0 भरो, तो एन वैल्यू 0 भरेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. क्या yes होता मैम है एक्सप्रेशन?
और अगर आपने जितने भी हाफ लाइफ पीरियड देखे, ये देखो, ये हाफ लाइफ पीरियड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। यहाँ पे लिखा होगा मैंने, हाँ, ये हाफ लाइफ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। बस एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऐसा है जिसमें हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है। ए, यस और नो? यस मैम। ए होता Yes, है। ma'am. एन की वैल्यू 1 भरोगे तो पी हाफ क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ -1 आएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इन जनरल आप ये बात बोल सकते हो कि हाफ लाइफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 1 - n, और टी हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय ए की पावर फिर n-1 कर सकते। मान लो किसी रिएक्शन के लिए, इसका भी लास्ट रिजल्ट ही याद रखना, A1 कंसंट्रेशन थी और उसका हाफ लाइफ ये था, कंसंट्रेशन इनिशियल वाली चेंज हो गई और उसका हाफ लाइफ पीरियड भी चेंज हो गया। अब आप क्या कर सकते हो ना, आप इस इक्वेशन को पहले तो लॉग ले सकते हो। लॉग ऑफ टी हाफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ ए की पावर n-1 आ जाएगा। यहाँ से बनेगा लॉग ऑफ टी हाफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ A2 की पावर n-1। बताओ इतना क्लियर है? लॉग लेते हैं तो m/n हो जाता है ना, डिवाइड का लॉग, यस मैम। लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 - 2 कर लें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होके कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, यहाँ पे बनेगी log ऑफ टी हाफ 1 माइनस log ऑफ टी हाफ 2, दिस गिव्स अस, ये वाला माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना नीचे वाला। ये पहले लिख लेते हैं, log ऑफ A2 की पावर n-1 माइनस log ऑफ A1 की पावर n-1। आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है। तो ये हो जाएगा log ऑफ टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 है ना, log ऑफ A2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय A1 की पावर n-1। तो इसको तो आप कंबाइन में लिख सकते हो, log ऑफ A2 बाय A1 इसकी पावर n-1, और यहाँ पे हो गया log ऑफ टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2। अब इसको पावर को आगे ले आओ, सबको पता है कि log m की पावर n कितना होता है, log m की पावर n n होता है log n m। log m, ठीक है, पावर को आगे ले आओ तो n-1 कितना आ जाएगा, log ऑफ A2 बाय A1 की, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2, ठीक है। अब बेटा इसमें n-1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये इसका अपॉन बन जाएगा, log ऑफ टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ A2 बाय A1। तो इससे अगर आपको n कैलकुलेट करना है, दैट इज 1 प्लस log ऑफ टी हाफ 1 टी हाफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ A2 बाय A1। तो यानी कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड से भी ऑर्डर निकाल सकते हो। मैं इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब हाफ लाइफ पीरियड 2 था और इनिशियल कंसंट्रेशन भी 2 थी, जब हाफ लाइफ पीरियड आपका 4 हो गया तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी आपकी 4 हो गई, आप ऑर्डर बताओ। तो आप यहाँ पे रख सकते हो ये आंसर, जब आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे समझ नहीं ना आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे जा सकते हो, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पे जा सकते हो। तो इसको बोलते हैं हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन से ऑर्डर कैलकुलेट करना। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम अब हम क्वेश्चंस की इसके कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके थोड़े हैंड्स ऑन हो जाएं इस पे। चलिए,
टाइम है 0 सेकेंड और कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.55। टाइम हो गया 30, कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.31। टाइम हो गया 60, कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.17। तो उसके लिए आप पता करो कि कौन सा ऑर्डर है इसका। डू इट, ट्राई दिस, गिविंग यू 2 minutes. You need to tell me the method how you people are doing. कैसे कर रहे हो आप लोग बेटा? मैम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं सेकंड ऑर्डर से। यस मैम। तुम्हें कैसे पता? मैम इसमें हम वैल्यू माइनस कर, मैम ए माइनस, मैम की वैल्यूज माइनस कर रहे हैं, जैसे कि पीछे माइनस करके वैल्यूज आ रही थी, आगे वैसे कर रहे हैं। यस मैम। नहीं, माइनस वाला मुझे समझ नहीं आया। मैम मीनिंग 0 माइनस 0 माइनस, मैम 0 माइनस 0.50, मैम 0 माइनस 0.55 करके, मैम 5/3 करके, मैम देखो, अगर तो आप ऐसा कर रहे हो कि आप रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, मैम मेरी तरह ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तुम तो कुछ भी नहीं बोलते बेटा। रेट है चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना? अब आप 0 को क्यों माइनस करोगे इससे? टाइम को टाइम से करोगे, इसको इससे करोगे। अगर आपके पास कंसंट्रेशन पहले थी 0.31, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो 0.31 माइनस 0.55 हो जाएगा, ठीक है, और 30 माइनस 0 हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, 0.1 इसके आगे माइनस लगा दो ना, वो अपने आप प्लस हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। Yes, ma'am. 0.17 माइनस 0.31 एंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस आता है कैलकुलेट करके वो आता है 4.67 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, पर क्वेश्चन मेरा ये है कि ये तो तुमने जो निकाला ना वो रेट निकाला, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा है कि ऑर्डर कौन सा है इसका, और ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए आपको सभी काइनेटिक्स लगा के चेक करना पड़ता है। काइनेटिक्स लगा के कैसे चेक करते हैं? ये तो तुमने रेट निकाल लिया, इट्स ओके। जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू 2.303/T log of initial concentration upon concentration at any time t। ठीक है, तो अब 2.303 पहला टाइम कितना दिया हुआ था भाई? 0 टाइम तो कोई भी नहीं लेगा, 30 सेकेंड लेगा ना, तो 30 सेकेंड
लॉग ऑफ, उसमें पहले वाली कंसंट्रेशन तो सब में सेम ही पुट होगी टाइम t0 पे 0.55 माइनस 0.31, 0.55 और 31 होगी उसके बाद। तो यहाँ से तुम एक आंसर निकाल लोगे जो कि यहाँ से कैलकुलेट करके आता है 1.911 इंटू 10⁻⁻²। अब ये तुमने एक रेट कांस्टेंट निकाला जो कि तुम्हें अभी फर्स्ट ऑर्डर का लग रहा है K1। अब आप सेकेंड डाटा यूज करोगे 2.303, सेकेंड वाले डाटा में भी 60 माइनस 30 था तो टाइम तो अभी भी 30 आया। अच्छा नहीं, जीरो से कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो जीरो से कैलकुलेट कर रहे हो तो 60 सेकंड के बाद आया फिर, तो सेकंड वाले में टाइम हो गया तुम्हारा 60, नहीं तो इसका मतलब है 30 सेकंड बाद ही आप चेक कर दो, आप 60 सेकंड के बाद चेक कर। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी, इनिशियल तो उतनी है पर अब कितनी रहेगी 0.17 रहेगी। इससे आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आता है 1.957 इंटू 10⁻²। अब आप ये चेक करो कि अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाई और रेट की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर है। साइन ये सेम आ रहा है ना, डेसिमल के दूसरे पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 की पावर भी सेम आ रही है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एनालिटिक्स है। मान लो यहाँ पे आंसर आता है 1.89 और वहां पे आंसर आता है 1.03, तो ये सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आपको सेम सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लगा के चेक करना पड़ेगा, फिर थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन लगा के 0 1 2 3 लगाता है। मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर लगा दी। तो ये सेकंड ऑर्डर का एनालिटिक्स नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर का एनालिटिक्स है। इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। जो आपने पीछे मुझे कैलकुलेट करवाया वो तो मैंने रेट नहीं पूछा। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. तो इसके बाद है pseudo first order reactions। आपको मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है अच्छे से? यस मैम, मैम बीच बीच मैम में कई बार बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है और मैम स्क्रीन भी फ्रीज हो रही थी। Yes, ma'am. अभी Screen better में है? आ रही है। क्या मैं कह रहे हो? अभी मैम अभी भी स्क्रीन फ्रीज हो गई है हो रही है। अभी मैम आ आपकी रही है? मैम आपकी वॉइस लैग कर रही है। अरे 1 मिनट वेट करो तो मैं पूछूंगी ना दोबारा, 1 मिनट में सेटल हो जाएगी। अभी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम अब ठीक है। हाँ, अब तो मैंने फैन भी ऑफ कर दिया अपना कि तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो फैन की भी साउंड आती है ना बीच में। यस मैम। ठीक है भाई, कर दिया ऑफ। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉल्स। मैम Four. फॉल्स। झूठे, अब झूठे कैसे लिखेंगे? फॉल्स ही ठीक है भाई। मतलब वही। फॉल्स तो सब समझते हैं ना, नकली वाला। Yes, ma'am. यस हाँ, मैम जो भाई ऐसे रिएक्शन, दोज रिएक्शंस बेटा विच अपीयर टू बी ऑफ हाई ऑर्डर, of high order but actually follows the first order kinetics, but actually follows the first order kinetics, जो आपको ज्यादा ऑर्डर के लगते हैं पर एक्चुअली क्या फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ pseudo first order Pseudo reaction। first बेटा जैसे फॉर एग्जांपल है, इसी का क्वेश्चन आता है जो मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब एस्टर है RCOOR, हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें क्या डाला? पानी डाला। एसिडिक है तो H+ की प्रेजेंस में,
तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस एल्कोहल। सबको पता है ना, एस्टर में पानी डालो तो एल्कोहल और एसिड बनते हैं, और एसिड और एल्कोहल को मिलाओ तो एस्टर बनता है। एवरीबडी नोज दिस? यस मैम। ओके। तो अब इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एस्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, H+ पे। देखो तीन ही तो चीजें थी बेटा, ये था, ये था, ये था। अब ये रिएक्शन आपको कितने ऑर्डर का दिखाई दे रहा है? कितने ऑर्डर का दिखाई दे रहा है? थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर का। अब जो आगे मैं लिख रही हूँ ना कि इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अपने आप से अज्यूम नहीं करना है, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि H2O है लार्ज एक्सेस में, सॉल्वेंट तो हमेशा लार्ज एक्सेस में होता है ना, यस मैम। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है लार्ज में, लार्ज एक्सेस में है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन लार्ज एक्सेस में है। तो एज द सॉल्वेंट इज इन लार्ज एक्सेस, solvent is in large excess, so its concentration hardly changes during the course of reaction. During the course of reaction, इसकी concentration reaction के दौरान change नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर रेट रिएक्शन का तो दो ही फैक्टर पे डिपेंड किया, कौन कौन से, एक एस्टर पे और एक H+ पे। तो अब ये कौन से ऑर्डर का हो गया? सेकंड ऑर्डर। सेकंड तो ऑर्डर। हम इसको क्या बोलेंगे? सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड तो नहीं है बच्चा। अब जो H+ है वो आपका ये केस 1 हो गया, नहीं इसको ले लो केस 1, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये बेटा केस 3 हो गया। अब जो आपका H+ है वो है कैटालिस्ट, यस और नो? और कैटालिस्ट किस में प्रेजेंट होता है? स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब है ये अगर वेरी लार्ज हो या वेरी स्मॉल हो तो इसकी भी कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो जिसकी कांस्टेंट है उस पे तो रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता। तो अब रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एस्टर पे। अब ये कौन सा ऑर्डर लग रहा है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, मोरोवर आई शुड राइट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो जो आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ना, वो किस टाइप की एग्जांपल है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। यस मैम। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड शो कर देंगे? मैम हो गया। Is it clear up to this? Yes, ma'am. मैम। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। अच्छा, एक तो तुम्हें ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बताना था और एक तुम्हें बताना था मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का तो पता है ना तुम्हें? बस काइनेटिक्स वाला तो पोर्शन मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचता है इसमें। अब बस सिर्फ वो नेक्स्ट वाला पोर्शन बचता है जो आर्हेनियस इक्वेशन का पार्ट है। इसका तो क्लियर है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका कोई एक।
बताओ कि ओवरऑल ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, जल्दी से, डू इट फास्ट। Yes, who will give me the answer भाई? कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस में? अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो वाले एक्सपेरिमेंट लो जिसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। बी का कैलकुलेट करना है तो देखो ए कांस्टेंट है। अगर आपको रेट विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बी तो किसी में कांस्टेंट है नहीं, ए कांस्टेंट है। तो ए कांस्टेंट है, तो अगर आपकी कंसंट्रेशन जो है वो 3 टाइम्स होती है तो रेट उतना ही रहता है, तो इसका मतलब है रेट बी पे डिपेंड ही नहीं करता, बी की पावर 0 आ जाएगी। और ए का रेट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सीधा सा मेथड है, रेट 1 बाय रेट 2 कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए 2। तो रेट कंसंट्रेशन ए की कितने में चेंज हो रही है, इन दो में चेंज हो रही है, वो वाली ले लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की 0.20 0.40 और रेट इनके कितने हैं 5.07 इंटू 10⁻⁻5 और 1.47 इंटू 10⁻⁻4। और जब आप इसकी पावर n ले लेते हो और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे भी n की वैल्यू जो है वो 1.5 के करीब आती है। तो विद रिस्पेक्ट टू a 1.5 है और विद रिस्पेक्ट टू b 0 है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस।
So next will be the last class of this chapter. So please revise this chapter, at least revise the formula, जिससे आपको एक idea हो जाएगा. ठीक है? Is that clear, बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, thank you so much. We'll see you in the next class, and I hope कि आज का सब बच्चों को समझ में आ गया होगा. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने बच्चों को समझ में आ गया है? Yes, ma'am. और Ma'am. कितने बच्चों को पढ़ के अच्छा भी लगा है, मतलब प्रेशर में नहीं बैठे हैं कि अरे हमें क्लास लगानी पड़ रही है. Yes, ma'am. क्योंकि अल्टीमेटली तो खुद को केमिस्ट्री समझ आएगी तभी पेपर में कर पाओगे बेटे. चलो ओके बेटा, बाय, टेक केयर. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. Good evening, ma'am. Good evening to all of you. चलिए बाय, थैंक यू.